अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क भर में मानसून की आमद ने मौसम का मिजाज यकसर बदल कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मुसलसल बारिश और इस बारिश की वजह से नदियों के पानी की सतह में इजाफे ने कई शहरों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। संगम सिटी प्रयागराज के नाम से मशहूर तमाम इलाके सैलाब में डूब गए हैं, जबकि वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 अजला सैलाब की लपेट में हैं। इनमें से 16 अजला ऐसे हैं जिन पर गंगा जमुना ने तबाही मचा दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे वाक़ई इलाके ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं। प्रयागराज शहर के सालोरी, राजापुर, दारागंज, बगुड़ा जैसे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर प्रयागराज में देखा गया है। संगम शहर में जिसमें 7 माह कबल कदम रखने की जगह नहीं थी, अब सिर्फ पानी है। शुमाली हिंदुस्तान में मानसून अपनी भयानक शक्ल दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुसलसल मौसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने दोनों रियासतों के कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसकी वजह से इंतजामिया अलर्ट हो गई है और एहतियात के तौर पर कई अजला में स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में आज 4 और कल 5 अगस्त को भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और देहरादून में 4 अगस्त यानी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कल 5 अगस्त को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पुरी और देहरादून में शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला में इंतजामिया ने तमाम सरकारी, गैर सरकारी, निजी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज़ में आज तातील का ऐलान कर दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम के पहले मरहले में जिन 3 अजला में वोटरों के सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, वो इनमें 2 अजला किशनगंज और पूर्णिया है, जो मुस्लिम अक्सरियती अजला माने जाते हैं। तीसरा जिला गोपालगंज है। इसके अलावा 1 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मज़ाक़ा ख़ैज़ खामियों से पुर है, जिस पर शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव पर 2 वोटर कार्ड होने का इल्जाम आयद करके नोटिस जारी कर दिया। इंतखाबी फहरिस्त पर नजरसानी के बाद गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा यानी 15% वोटरों के नाम कटे हैं, जबकि पूर्णिया में 12.8% और किशनगंज में करीब 12% नाम हज़फ हो गए हैं। मधुबनी में 10% और भागलपुर में 10.5% का नंबर इनके बाद आता है। इस तरह ये वो 5 अजला हैं जहां सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। इनमें से 2 अजला सीमांचल के जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 68% है, जबकि पूर्णिया में 38% है। सीमांचल का खिता औरैया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पर मुश्तमिल है। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी की साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रोहित और 5 दीगर को बरी कर दिया। तकरीबन 17 साल बाद शुमाली महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में हुए एक धमाके में 6 अफराद की जानें गई। इन्हें बरी करते हुए अदालत ने नोट किया कि इनके खिलाफ कोई काबिल एतमाद और ठोस सबूत नहीं थे। जैसे ही पुरोहित पुणे लौटे, इनके दोस्त, खानदान के अराकीन, हामी, मुख्तलिफ दाएं बाजू की तंजीमों के अराकीन और दीगर लोग लॉ कॉलेज रोड पर वाक़ शांति शिला हाउसिंग सोसाइटी के बाहर जमा हुए, जहां वो रहते हैं। इनका पुरजोश इस्तकबाल करते हुए मुकदमे में इनकी बरियत का जश्न मनाया गया। रोहित के साथ खुली जीप पर सवार इसकी बीवी के साथ ढोल ताशा की पिटाई और फूलों की पत्तियां निछावर करने के दरमियान एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में हिस्सा लेने वालों ने जय श्री राम और सनातन धर्म के जय के नारे भी लगाए और इसकी बरियत का खैर मुकदम किया और इस पर खुशी का इजहार किया, जिसे उन्होंने एक तवील कानूनी जंग का खात्मा करार दिया। हाउसिंग सोसाइटी के बहुत से मेंबरान जहां पुरोहित रहते हैं, उन्होंने भी फूलों से इनका इस्तकबाल करने निकले और जाफरानी परचम लहराए। मालेगांव बम धमाका 2008 के मुलजिमीन को बरी करने का खुसूसी अदालत के जज A.K. लाहौटी ने जो फैसला सुनाया है, इसमें महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी, ATS और NIA की तफ्तीश के तजाद और सबूतों की अदम दस्तियाबी का अहम रोल रहा है। बम धमाके से मुतालिक साजिशें करने और इस ज़िमन में हुई मीटिंगों में हिंदू राष्ट्र बनाने के इल्जाम से मुतालिक ठोस दस्तावेजात अदालत में पेश नहीं किए गए, जिसकी वजह से खुसूसी अदालत ने धमाके की साजिश करने के इल्जाम को ही खारिज किया और हिंदू राष्ट्र बनाने की थ्योरी का तस्करा तक नहीं किया। खुसूसी अदालत के जज A.K. लाहौटी ने तहरीर करदा फैसले में एजेंसियों के लगाए गए इल्जाम और साजिशी मीटिंग का तस्करा किया गया है। यह मीटिंग जनवरी 2008 में फरीदाबाद दानिकपुर के जिक्रेश्वर हरि पर्वत माता मंदिर में हुई थी। इस साजिशी मीटिंग में बरी हुए कर्नल पुरोहित के अलावा मुलजिम नंबर 4, 5, 10 और 11 के शामिल होने का दावा किया गया था। ATS की चार्जशीट और लगाए गए इल्जाम के मुताबिक इस मीटिंग में धमाका खैज मादा फराहम करने, फिरक़ेवाराना महंगी में खलल डालने और फिरक़ेवाराना मुनाफरत के सिलसिले में इश्तियालंगेज़ बातें भी की गई थी। नेज़ हिंदुओं पर मुबैना मज़ालिम का बदला लेने का मंसूबा बनाया गया था।
साजिश की इस मीटिंग में हुई बातचीत को मुलजिम नंबर 10 सुधाकर देवदी और स्वामी दयानंद पांडे ने अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड किया था, जिसे एटीएस ने महफूज किया था। ताहम मुकदमा एनआईए के सुपुर्द होने के बाद जराह के दौरान जब इस वीडियो को कोर्ट में पेन ड्राइव और सीडी में पेश किया गया तो वो चला ही नहीं। यानी एनआईए वो सबूत भी महफूज नहीं रख सकी जो हेमंत करकरे की टीम ने अपनी जांच के दौरान इकट्ठा किया था, और जो न सिर्फ साजिश की मीटिंगों को साबित करने के लिए काफी था, बल्कि मुल्जिमीन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के मंसूबे को भी बेनकाब करने में भी अहम रोल अदा कर सकता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकातें की। द्रौपदी मुर्मू के साथ मोदी और शाह की मुलाकात से मुतालिक राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पोस्ट में मुलाकातों की तस्वीरें शेयर की गई। मुलाकात के दौरान बातचीत के बारे में सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई है, ताहम एक ही दिन में इन अचानक मुलाकातों को अहम करार दिया जा रहा है। रियासत कर्नाटक के बेलगावी के सौदाती तालुके के हेलीकट्टी गांव में वाक़ एक सरकारी स्कूल में पीने के पानी की टैंक में जहर मिलाने के इल्जाम में 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने मुस्लिम हेडमास्टर का तबादला कराने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या 14 जुलाई को पेश आया। आलूदा पानी पीने से स्कूल के 13 बच्चे बीमार पड़ गए थे। बेलगावी के पुलिस सुपरिटेंडेंट भीमा शंकर गिल ने कृष्णा मॉडर, सागर पाटिल और नागना गौड़ा पाटिल की गिरफ्तारी की तस्दीक की। तीनों को अदालती हिरासत में भेज दिया गया और अब वो हैंड लगा जेल में बंद है। पुलिस की तहकीकात से पता चला है कि जुर्म का मकसद फिरक़ेवाराना था। मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर हेडमास्टर सुलेमान नायक को निशाना बनाया, जो गुज़श्ता 13 साल से सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं। एसपी भीमा शंकर ने मीडिया को बताया कि हमारी तहकीकात से पता चला है कि यह हेडमास्टर को बदनाम करने और खौफ पैदा करने के लिए जानबूझकर किया गया काम था। हेडमास्टर सुलेमान गौड़ी नायक ने इस वाक़े पर अवामी सतह पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन असातिज़ा और मुकामी अफराद में गम व गुस्सा है। अपने 30 साला फिल्मी कैरियर में पहला नेशनल अवार्ड पाने वाली अदाकारा रानी मुखर्जी ने इसे दुनिया भर की माओं के नाम किया है। अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर गैर मामूली खुशी का इजहार करते हुए अदाकारा ने कहा कि मैं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी अदाकारी के लिए नेशनल अवार्ड पाने पर बेहद जज्बाती और शुक्रगुजार हूँ। इत्तेफाक से ये मेरे 30 साला फिल्मी सफ़र का पहला नेशनल अवार्ड है। मैं खुश नसीब हूँ कि बतौर अदाकारा मैंने जिन फिल्मों में काम किया इनमें से कुछ बहुत अच्छी हैं और इनके लिए मुझे बेइंतहा प्यार मिला। अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर नेशनल अवार्ड ज्यूरी का शुक्रिया अदा करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा कि ये अवार्ड महज एक फिल्म के एतराफ़ से बढ़कर है। फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो एक माँ की अपनी बच्चों की तहवील हासिल करने की कानूनी जद्दोजहद पर मबनी है, इस पर अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर रानी मुखर्जी ने कहा कि इस फिल्म का पैगाम इनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि मैं अपना नेशनल अवार्ड दुनिया की तमाम अजीम माओं के नाम करती हूँ। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर औकाफ तहफ़्फ़ुज़ मुहिम शुरू करने जा रही है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ में मुहिम के कौमी कन्वीनर कासिम रसूल इलियास की मौजूदगी में एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुहिम का खाका तैयार किया गया और इसके ताल्लुक से कई अहम फैसले किए गए। 14 सितंबर को तहफ़्फ़ुज़ औकाफ के लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होगी, जिसमें सियासी लीडरान और बरादरान वतन की अहम शख्सियत की मौजूदगी मुतवक्क़ि है। मीटिंग में 3 कमेटियां तश्कील दी गई है। मुहिम के रियासती कन्वीनर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली की सरबराही में मिली तंजीमों व मुअज़्ज़िज़ीन और हर ज़िले के 2 अफराद की एक अहम मीटिंग 17 अगस्त को होगी। इंटरफेथ राउंड टेबल मुज़ाकरे की कमेटी सीनियर डॉक्टर कौसर उस्मान की क़यादत में तश्कील हुई है। वहीं रियासत में मुहिम के कानूनी ताउन के लिए एक लीगल सेल एडवोकेट आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की क़यादत में तश्कील दी गई है। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा है कि आइन में यकसा सिविल कोड की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। आइन के 75 साल बाद अब इस मकसद को हासिल करने का वक्त आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम मुल्क की तमाम ज़ात, बरादरियों और तबक़ात को एतमाद में लेकर ही उठाया जाना चाहिए। साबिक़ CJI आज कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की नई किताब आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन की लॉन्चिंग तकरीब में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आइन पर मुबैना खतरे और आइनी इदारों के बारे में अपोजिशन की तशवीश पर कहा कि आइन हमेशा के लिए है। गुज़श्ता 75 सालों में हुक्मरानी, वबाई अमराज और अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस के कई दौर आए, लेकिन आइन ने मुल्क को इस्तेहकाम देने का काम किया। तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोज़गार और मजालिस मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए 5 से 7 अगस्त 3 रोज़ा चलो दहली प्रोग्राम में क़तियत दी गई है। मरकज़ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक 2 बिल्स को ताहाल ज़ेर अल्तवा रखने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीनी इजलास में 3 रोज़ा चलो दहली प्रोग्राम का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और तमाम अवामी नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन 3 दिन नई दिल्ली में क़याम करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे।
صدر جمہوریہ ہند द्रौपदी मुर्मू سے ملاقات کا وقت طلب کیا گیا اور امید ہے کہ 7 اگست کو کانگریس قائدین راہل کی قیادت میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے تحفظات بلز کی منظوری کے لیے نمائندگی کریں گے۔ کانگریس کے ملک کے تمام ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ انڈیا الائنس کی حلیف جماعتوں کی تائید حاصل کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر امارت وشورا کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے عوامی نمائندوں و عہدیداروں کے ساتھ ایل بی نگر تا پیدا امبرپیٹ 650 کروڑ سے زیر تعمیر ایلیویٹڈ فلائی اوور کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے علاقے کا دورہ کر کے فلائی اوور کی عاجلانہ تکمیل کے لیے حکام کو ہدایت دی۔ رکن اسمبلی مال ریڈی رنگا ریڈی اور روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن صدر نشین مال ریڈی رام ریڈی و مقامی کانگریس قائدین شامل تھے۔ وینکٹ ریڈی نے عوام سے ملاقات کر کے ٹریفک کے درپیش مسائل پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے انہوں نے سڑکوں کی تعمیر اور توسیع کے لیے اقدامات کیے تھے۔ اب وزیر امارت وشورا کے طور پر انہوں نے فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے۔ وینکٹ ریڈی نے کاموں کی جلد تکمیل کا تیقن دیا۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی این اتم کمار ریڈی نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ میڈیگڈا بیرج میں پانی کے ذخیرے پر یہ بیرج بہہ جائے گا اور 44 موضوعات بشمول بھدراچلم کو شدید خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے سابقہ حکومت پر الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں سنگین خامیاں اور بدعنوانیاں کی گئی، جس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے ماہرین کی ٹیم کو روانہ کیا ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ وزیر نے عوام اور محکمہ آبپاشی کو ہدایت دی ہے کہ فی الحال بیرج میں پانی ذخیرہ نہ کیا جائے ورنہ سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ وہ آندھرا پردیش کے وزیر نارا لوکیش کے بنکا چرلا معاملے پر دیے گئے بیانات کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں KCR نے ہی گوداوری کے پانی کو رائل سیما منتقل کرنے کی بات کہی تھی اور اسی وقت بنکا چرلا کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے ایک مرتبہ پھر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوداوری کھنی سے تعلق رکھنے والی ایک 28 سالہ خاتون کی محفوظ طور پر تلنگانہ واپسی کے لیے مدد کی، جو مسقط میں شدید ہراسانی کا سامنا کر رہی تھی۔ آفرین نامی خاتون جو گھریلو ملازمہ کے طور پر عمان گئی تھی، اس کو مکفل کر دیا گیا تھا، اس کو غذا سے محروم رکھا گیا اور ان سے بدسلوکی کی گئی۔ مدد کے سلسلے میں ان کی کئی مرتبہ کی درخواستیں ناکام رہی۔ مقامی پارٹی کارکن کے ذریعے KT راما راؤ تک ان کی مدد کی درخواست پہنچی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے KTR نے ہندوستانی سفارتخانہ اور پارٹی لیڈر ہریش ریڈی سے تال میل مقامی ایجنٹ کو 1,20,000 روپے کی ادائیگی کے ذریعے ان کی محفوظ طور پر رہائی کو یقینی بنایا۔ حیدرآباد واپسی پر آفرین نے BRS کے ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون پہنچ کر تارک راما راؤ سے ممنونیت کا اظہار کیا اور ان کو راکھی باندھی۔ KT راما راؤ نے خاتون کی محفوظ طور پر واپسی پر مسرت کا اظہار کیا اور ان کے بچانے کے سلسلے میں ہریش ریڈی کی ستائش کی۔ شمشاباد RGIA آؤٹ پوسٹ پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا جو ملک بھر کے ایئرپورٹس کو ای میل کے ذریعے بم رکھنے کی جھوٹی اطلاعات روانہ کر رہی تھی۔ تفصیلات کے مطابق رینے جو شلڈا ساکن چنئی ایک کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ ملازمت کے دوران وہ اپنے ایک ساتھی پربھاکر سے یک طرفہ محبت کر رہی تھی۔ جب بھی وہ پربھاکر سے محبت کا اظہار کرتی وہ انکار کر دیتا۔ رینے نے اس کو سبق سکھانے کے لیے پربھاکر کا ای میل استعمال کرتے ہوئے ملک کے کئی بڑے شہروں کے ایئرپورٹس کو بم سے اڑانے کے فرضی میل روانہ کیے۔ 12 جون کو احمد آباد میں ایئر انڈیا حادثے میں بھی اس نے میل کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور فرضی میل کیا، جس میں اس نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس میل کے بعد تمام سیکورٹی ایجنسیاں چوکس ہو گئی اور تحقیقات پر آؤٹ پوسٹ پولیس کو ایک اطلاع ملی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے رینا کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس نے عاشق سے بدلہ لینے کے لیے فرضی میل روانہ کیے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ملک کی 12 ریاستوں میں اس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ رینا کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ سائبرآباد پولیس نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے شراب پی کر گاڑی چلانے والے 527 افراد کے خلاف کارروائی کی اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے۔ 404 افراد موٹر سائیکل سوار، 24 افراد سے 3 پہیے والی گاڑی چلا رہے تھے، 93 افراد کاروں میں تھے، جبکہ بڑی گاڑیاں چلانے والے 6 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سب سے زیادہ کوکٹ پلی میں 64، شمشاباد اور میاں پور میں 50، چویڑلہ میں 44، گچی بولی میں 39 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ گزشتہ ہفتے 243 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ اس ہفتے تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے سختی کے باوجود لوگ شراب پی کر گاڑی چلانا ترک نہیں کر رہے ہیں۔ 18 افراد کو 2 دن، 2 افراد کو 3 دن اور دیگر 2 افراد کو 4 دن جیل کی سزا بھی دی گئی ہے۔ حیدرآباد اپنی تاریخی عمارت، قدرتی حسن اور عوام کی مہمان نوازی کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ تلنگانہ آنے والا ہر شخص اس شہر کو ضرور دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ریاستی حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بنیادی ڈھانچہ اور ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے، جن میں روپ وے، اسکائی واک، کیبل پل اور پارکوں کی جدید کاری شامل ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمڈا مختلف نوعیت کے نئے پروجیکٹ کے ساتھ سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ محکمہ جنگلات کے تعاون سے نئے موقع پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں حیدرآباد میں منعقدہ مس ورلڈ مقابلے نے شہر کو عالمی سطح پر نئی شناخت دی ہے اور یہاں کے مخصوص کلچر اور حسن کو دنیا بھر تک پہنچایا ہے۔
محکمہ سیاحت کا کہنا ہے کہ نئی کشش پیدا کیے بغیر نہ صرف سیاحوں کی تعداد بڑھانا بلکہ دوبارہ آنے پر اصرار کرنا ممکن نہیں۔ چار مینار کے بعد گولکنڈہ قلعہ سیاحوں کے لیے سب سے بڑی کشش ہے، تاہم قلعے کے قریب واقع گنبدان قطب شاہی زیادہ تر سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ہمڈا ان دونوں مقامات کو جوڑنے کے لیے شہر کا پہلا روپ وے بنانے کی تجویز پر کام کر رہا ہے تاکہ ان مقبروں کو بھی ایک بڑی کشش بنایا جا سکے۔ اس پر ابتدائی سطح پر محکمہ سیاحت اور ہمڈا کے درمیان بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ حسین ساگر میں بوٹنگ کو مزید پرکشش بنانے کے لیے جدید کشتیوں کے اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔